तो मैंने जो किया, मैंने बहुत सारे अप्लाईज़ की, तकरीबन मैं कोई बता दूं कि 10 से ऊपर किए हैं मैंने। तो फिर तब जाके मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये जो एजेंट्स गली गली में जो ऑफिस खोले हुए हैं, हम जर्मन लैंग्वेज करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो ये एक बेसिकली वो इंटरव्यू में ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कंसिडर करना है नहीं करना है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, लोग B2 लेके तो आ जाते हैं बहुत, लेकिन B2 जैसा बोल नहीं पाते हैं। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि कैसे डिफिकल्टी रही, कैसा आपको फील हुआ लैंग्वेज पढ़ने में, कुछ दिक्कतें आई कि नहीं आई? फिर जब आप जर्मनी वापस यहाँ पर आए, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि मैं प्रॉपर जर्मन पढ़ के आया हूँ कि नहीं? तो मेरे को जब क्लाइंट्स पाकिस्तान से आते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें ये फील होती है कि मेरा वीज़ा नहीं लग पाएगा, जितना भी सब कुछ हो जाए वीज़े में मुझे दिक्कत आती है। तो आपने ये सब चीज़ कैसे टैकल की? Hey Euro family, welcome back to another podcast. मेरे को ऑलरेडी बहुत क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू द Ausbildung प्रोग्राम, स्पेसिफिकली हम बात करें जर्मनी की। तो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर इनाम। ही इज करंटली डूइंग हिज अप्रेंटिसशिप हियर इन जर्मनी। और ये हमेशा से बेहतर रहता है कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल जो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद वो प्रोग्राम में शामिल है, एक अच्छा क्लैरिटी दे पाए। इसलिए मैंने आज पॉडकास्ट रखी है। हमने we have collected a sets of questions जो कि कॉमन है सारे कैंडिडेट्स के लिए। टुडे वी हैव इनाम जो है हर चीज प्रॉपर्ली हमें एक क्लियर विजन देंगे कि कैसी चीजें चलती हैं, कैसे Ausbildung का यहाँ पर सफर होता है। तो ओवर टू यू मिस्टर इनाम, कैन यू गिव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन फर्स्ट? हेलो, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक ओवर द मैटर। जिस तरह आपने बताया, इनामुल्लाह नाम है और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। तो FSC की मैंने प्री मेडिकल में, फिर उसके बाद मुझे चांस मिला मेडिकल कॉलेज में। मैंने अपनी एनेस्थीसिया की उधर से, तो वो कंप्लीट करने के बाद मुझे थोड़ा सा शौक़ था बाहर जाने का और फ़ॉरेन में जाने का, उधर अपना एक्सपीरियंस गेन करने का, वहाँ पर जाके बंदा एक्सप्लोर करे कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह है। तो हमेशा से यही मैं कोशिश करता रहा कि किस तरह बाहर जाके वहाँ का एक्सप्लोर करूँ, एजुकेशन सिस्टम सारा कुछ। तो फिर मैंने रिसर्च की, बहुत सारे नॉलेज उस पर इकट्ठा किया गूगल से, और जो जो पॉसिबल था वो मैंने किया। तो फिर मुझे यहाँ पर जर्मनी में एक प्रोग्राम जो बहुत अच्छा लगा, उसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं इंग्लिश में, और इधर यहाँ की जर्मन ज़ुबान में उसे Ausbildung कहते हैं। तो ये एक किस्म की ट्रेनिंग है। इसमें आपको स्कूल जाना होता है और फिर आपकी प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकल आपकी जिधर आप काम करते हैं उधर जाना होता है, और स्कूल में आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करते हैं उधर। वहाँ पर जाके आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, और उसके बाद महीने के एंड पे आपको टास्क दिया जाता है जिसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं। इस तरह नहीं है कि सिर्फ पढ़ना होता है और ट्रेनिंग आपकी चल रही नहीं, उसकी प्रॉपर बैकअप और फिर अपना आपने फीडबैक देना होता है कि क्या किया है मैंने, क्या कुछ हासिल किया मैंने पिछले, और तो सारा कुछ यही एक प्रॉपर चीज़ है ये। फिर उसके बाद जो है ना, आपको ये मंथली लोन भी दे देते हैं, मतलब लोन नहीं, हम बता सकते सैलरी दे देते हैं आपकी। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह आपका साइन होता है, तो वो आपको बुला लेते हैं कि जिस कैटेगरी में आप Ausbildung सिर्फ मेडिकल की नहीं है, सिर्फ गैस्ट्रोनॉमी की नहीं है, और बहुत सारी वास्ट फील्ड हैं इसमें। आप मतलब जा सकते हैं, कोई हम कह सकते हैं कि होटलिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, मेडिकल में नर्सिंग है, तो बहुत सारी वास्ट एक्सपीरियंस। IT ऑल्सो, मार्केटिंग की भी मैंने देखी है, बहुत सी कोर्सेज निकली हुई है। हाँ, इंजीनियरिंग की भी कोर्सेज निकली हुई है, कंप्यूटर साइंस भी है। हाँ। ये डिपेंड करता है। बेसिकली Ausbildung का इनका मकसद ये है, ये चाहते हैं एक वर्कफोर्स क्रिएट करना, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच से, बल्कि ऐसी कि बच्चा पढ़ते पढ़ते कमा भी सके। क्योंकि बेसिकली सबसे जो एक क्लास आती है, कभी कभार उनको बहुत दिक्कत आ जाती है ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज में फीस इकट्ठा करना। तो उन्होंने एक ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हमारे लिए बना रखे हैं बच्चों के लिए कि इंडिविजुअली वो अपनी चीजें फंड भी कर पाए, साथ ही साथ वो काम भी कर पाए, प्रैक्टिकल अप्रोच भी गेन कर पाए, और सीधा वर्क फील्ड में, वर्क मार्केट में अपने आप को इंटीग्रेट कर पाए। अच्छा, तो पाकिस्तान में सिस्टम इस तरह है कि एम्बेसी बहुत ज़्यादा रश है उस पर, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 एम्बेसी, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, और फिर उसके बाद जो है ना अफगानिस्तान में, चूँकि आपको पता है कि हालात उधर के उतने साजगार नहीं है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, वो एक अलग तेमा है, अलग टॉपिक है उसका।
तो उधर के लोग जो है ना, जहाँ वो वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इस तरह मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई है कि ईरान से भी लोग हमारी तरफ आते हैं, तो एम्बेसीज पे बहुत रश होता है। उसके लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, जिस बंदे की मतलब उधर कांटेक्ट है एम्बेसी में या कोई उसका अपना कोई ऑफिस है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी सबसे पहले आपने जो करना है पाकिस्तान में, जर्मन लैंग्वेज करनी है। तो वो फील्ड पे डिपेंडेंट है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मतलब गेस्ट्रोनॉमी है तो लेट सपोज हम कह देते हैं कि वो B1 रिक्वायर करते हैं जर्मन लैंग्वेज। अगर आप मेडिकल फील्ड में देखें तो वो B2 रिक्वायर करते हैं। कैसे कि लोग सोचते हैं कि कम आसानी तरीके से चले जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होता है। तो वही चीज में आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया इस हाउस बिल्डिंग के लिए, क्या क्राइटेरिया आपने सब किए? हाँ, सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट है इसके लिए, मैंने जर्मन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। पाकिस्तान में जो बहुत सारी हैं आजकल जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उनमें सबसे जो बेस्ट मैं कह सकूं कि वो नमल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जो इस्लामाबाद में है, कराची में शायद उनका एक ब्रांच है, और रावलपिंडी में भी है। तो वो सिर्फ वो यूनिवर्सिटी, उसमें अपना एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ लैंग्वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें टर्किश, इंग्लिश और पश्तो हमारी जो इलाकाई ज़बान है, लोकल लैंग्वेज है, और फिर उसके बाद जर्मन, ग्रीसिश का भी है, और बहुत सारे हैं उसमें। तो मैं गया सबसे पहले अपनी जर्मन लैंग्वेज की, और मेरा जितना वक्त लगा जर्मन लैंग्वेज के लिए, तो तकरीबन कोई 14 महीने मुझे लगे B2 तक पहुंचने में जी। तो B2 किया मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ थी। उधर भी बैकग्राउंड चूँकि मेरा मेडिकल का ही था, एनेस्थीसिया पढ़ा था पाकिस्तान से, तो मैं सोच रहा था कि चलो एनेस्थीसिया ना सही तो कोई और मेडिकल फील्ड में जाके मैं अगर कुछ गेन कर सकूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले कुछ पढ़ा भी हूँ मेडिकल से। तो मैं नर्सिंग में आना चाह रहा था। तो जब मैंने रिसर्च की तो नर्सिंग के लिए रिक्वायरमेंट इधर B2 की थी, तो मैंने फिर उधर 14 महीने में, जिस तरह मैंने बताया कि B2 तक अपना कर दिया सब। फिर एग्ज़ाम की बारी आती है कि आपने जर्मन लैंग्वेज की एग्ज़ाम किधर देने हैं। तो एग्ज़ाम हमारे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी नमल में अपने कैंपस में वो कंडक्ट करते हैं। गोएते इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल होते हैं उधर, गोएते इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेशन होती है आपको। जब आप पास कर लेते हो एग्ज़ाम तो फिर आपको गोएते से सर्टिफिकेशन मिलती है, और गोएते एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है जर्मन का। इधर भी वो सब वैलिड है, मतलब बहुत से लोग करते हैं इधर गोएते से ही। तो ये एक अच्छा है सबसे। इस तरह टेल्क भी है, जिस तरह आपको भी पता है, बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान में गोएते मैंने सुना है ये सबसे बेस्ट है। हाँ, और कराची में भी है। और जब बात हम करें कि देखिए कैसा है, हाउसबिल्डिंग एक ऐसा तो है नहीं कोई पर्टिकुलर स्टेट या कोई करता है, ये इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और हर जगह वो ये चीज़ हर स्टेट में अलग अलग होता है। क्या कभी पर ऐसा भी हो जाता है कि कोई अलग मंथ में कोई स्टार्ट करता है तो कोई अलग मंथ में स्टार्ट करता है? तो आपने ये सब चीज़ पे कैसे ध्यान रखा, कैसे पता किया, कितनी जगह अप्लाई किया, क्या ये हार्ड था, किसी से आपको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ी? ये सब चीज़ के बारे में बताएं। हाँ, ये कुछ स्टेजेस पे मेरे लिए भी हार्ड रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी और मुल्क में बैठे हैं और इधर आप सब कुछ देख रहे होते हैं किसी और मुल्क का। जाहिर सी बात है फिर लैंग्वेज बैरियर भी होती है, आपको वो भी मतलब अचीव करना होता है, सब कुछ अच्छे से देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, और आपको पेशेंस रखनी है इस काम में, तो फिर जाके आप कुछ गेन कर सकते हैं। तो मैंने जो किया, मैंने बहुत सारे अप्लाईज की, तकरीबन मैं कोई बता दूं कि 10 से ऊपर किए हैं मैंने। तो फिर तब जाके मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिले तो बहुत से थे, लेकिन बंदा देख रहा होता है हर एस्पेक्ट से कि किस लोकेशन पे है ये कंपनी किधर है, इनके मतलब वो काम कितने हैं, हाँ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव इनका क्या है। तो उस हिसाब से बंदा अपना जो बंदे को सूट करे फिर वही देखता है। तो मुझे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है कि मतलब बंदा कैसे कि हो ही नहीं सकता, मैं पाकिस्तान बैठ के इधर कैसे अप्लाई करूं और फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए, तो इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत दौड़ लगानी होती है। तो मुझे मिला फिर यही, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेन अच्छा है कोई आपको डायरेक्शन देने वाला रहे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा रहता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ बच्चे लोग बहुत गलत
इन्फ्लुएंस पे, क्योंकि उनको लगता है उनके पास पैसे हैं, क्या है, कोई पर्टिकुलर एजेंट के पास चले जाते हैं या कुछ चले जाते हैं। और एजेंट का काम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एफिलिएटेड इनफ, उनके पास या तो नॉलेज नहीं है या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनका काम ये है बस रजिस्ट्रेशन करा के कैसे भी पैसा लो, बाद में काम हो ना हो वो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज में कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। तो ये चीज आपने कैसे टैकल की, आपको कैसा लगा कि मतलब कभी ऐसा फील हुआ कि शायद नहीं होगा? ये भी होता है पाकिस्तान में और हर जगह पर। इंटरनेशनल सतह पर अगर देखें, कोई बाहर जाने का जो वीज़ा प्रोसेस, इसमें बहुत से धंधे हर किसी ने अपना खोला हुआ है, तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो वो बंदे को अंदाज़ा हो ही जाता है जब आप किसी से मिलते हैं, जब फर्स्ट इम्प्रेशन और फर्स्ट कांटेक्ट हो जाते तो उसका वो सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह है। तो मैंने भी एक बंदे की हेल्प ली थी जो नमल यूनिवर्सिटी में होते हैं, और फिर जर्मन एम्बेसी में भी वो काम करते रहे हैं। तो एक वैलिड बंदा होना चाहिए, एक वैलिड अपना काम जो करें उसके लिए आपके पास कोई वैलिड बंदा हो तो फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन बचना चाहिए ये जो एजेंट्स गली गली में जो ऑफिस खोले हुए हैं, हम जर्मन लैंग्वेज करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो ये एक मैं टाइम की भी आपकी वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, कभी भी आप मीठी गोली पे ना जाओ। मैंने देखा है सस्ते दाम, सस्ते काम, सस्ती डिग्रियां, सस्ते में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कोई चीज कभी भी कोई ऐसे बेच रहा है, इट्स ऑलरेडी, यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड, ये कोई ऐसा कोई इतना आसान काम तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे और कर ले। कोई बाहर के देश जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो कैसे भी आके बोल दे हाँ तुम आ सकते हो, ये इतना इजी तरीका नहीं है। पहले आपको साबित करना होता है। कोई B2 लैंग्वेज करना कोई एक छोटी बात नहीं है। बोल देना बहुत आसान है कि B2 एग्जाम दे दिया, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, ना समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रामेटिक, उसके लिए भी आप जो कोर्सेज ले रहे हो, कोई वो सही गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, वो जो टीचर है तुम्हें सही से इन्फॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, तो वो चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ होने के बाद आपने एप्लीकेशन दे दिया, तो कुछ उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए होंगे या कुछ ऐसे कंसिडर कराया हुआ, ये कैसे प्रोसेस हुआ? इंटरव्यू के लिए आपको कुछ डेट्स आए कि कैसे उन्होंने कंडक्ट किया, आपको वहां जाकर करना पड़ा कि पाकिस्तान से ही आपने ये सब कंडक्ट कर लिया? नहीं, मैंने सब कुछ पाकिस्तान से ही किया हुआ है। और जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, जब मैंने अपना वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी ऑनलाइन सबकी कंपनीज जो होती हैं, जिस तरह आपने बताया कि सब कंपनीज हैं, उनके अलग ब्रांचेस होते हैं, फिर उनके वो सब गूगल पे अवेलेबल है सब कुछ। तो मैंने वही उसी गूगल से हेल्प लेके अपना सारा कुछ अप्लाई और जो उसके रिक्वायरमेंट्स थे वो मैंने सब पेपर्स वर्क वगैरह जो था वो मैंने कंप्लीट करके PDF फाइल्स में भेज दिए। फिर कोई 2-3 दिन बाद मुझे रिस्पांस आया, उनकी ईमेल उनकी तरफ से आई कि हाँ आपके वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले और फिर हम आपसे पर्सनली एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, कि वो स्काइप पे हो या जो भी आप हमें सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान में क्या बेहतर चलता है, जिस पे हम बेहतर कोऑर्डिनेट कर सके, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, जो काम कर रहा होता है ना, क्योंकि पता है मैं KPK से हूँ, उधर बाज़ औक़ात ये इंटरनेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सब जगह होता है। ये कभी कभी सर्वर काम नहीं कर रहा होता, तो इन द इंटरव्यू अगर ये चीज़ आपको ये मसला दरपेश हो जाए तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। हाँ, तो सब कुछ आपने आगे से पहले से प्रिपेयर करना होता है कि मेरी इंटरनेट स्पीड अच्छी है, सब कुछ आपने, क्योंकि फिर वो बोलेंगे और फिर आपको वो समझने डिस्टॉर्शन हो रही होगी, आपको अच्छा आ रहा होगा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर ये एक बुरा इंप्रेशन डालता है। क्योंकि बेसिकली वो इंटरव्यू में ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कंसिडर करना है नहीं करना है। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली मैंने ये भी देखा है, लोग B2 लेके तो आ जाते हैं बहुत, लेकिन B2 जैसा बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना एक अलग एक्सपेक्ट होता है, इंसान से कन्वर्स कर पाना और कॉन्फिडेंटली कन्वर्स करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और इसलिए कई बार मुश्किलात आती हैं कि लोग जो जर्मनी में आके जर्मन करते हैं उनको थोड़ा ईजी पड़ता है एज कम्पेयर टू जो अपने खुद के कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस में उनके बीच में ही गुजर रहे होते हो और पूरे टाइम आपको उसका ही एक नॉलेज मिल रहा होता है, लोग बोल रहे होते हैं, आपके अंदर खुद से एक इनकलकेट हो जाती है स्किल्स। तो वो भी जानना चाहते हैं कि तुम जब B2 पढ़ के आए हो क्या तुम रियली शो कर पा रहे हो कि नहीं, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे कि कहाँ के हो, कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा, घूमने आए हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, ऐसा काम नहीं होता। वो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक इंटरव्यू लेते हैं, हर चीज एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, वो प्रॉपर एक चार्ट शीट एक लेके बैठते हैं जिसमें सारे क्राइटेरिया मेंशन होती है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे करते जाते हैं। हर क्वेश्चन के साथ वो टिक करेंगे, फॉल्ट करेंगे कि हाँ ये बंदे ने ये स्किल्स शो किए कि नहीं किए,
और जो बेस्ट एंड बेस्ट उनका एक क्राइटेरिया बन जाता है, उस बेसिस पे वो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि आपने एक कोर्स किया, ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाई की, तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि कैसे डिफिकल्टी रही, कैसा आपको फील हुआ लैंग्वेज पढ़ने में, कुछ दिक्कतें आई कि नहीं आई? फिर जब आप जर्मनी वापस यहाँ पर आए, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि मैं प्रॉपर जर्मनी पढ़ के आया हूँ कि नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट से जब अलग होके एक चीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टीज़ होती रहती हैं। ये चीज़ आपने भी खुद एक्सपीरियंस की होगी इधर होके। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा रोल होता है किसी चीज़ को मतलब एंड तक पहुंचाने में। उधर इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बंदा कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी आपको जिस तरह मैंने बताया कि दौड़ लगानी पड़ती है। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैंने नमन यूनिवर्सिटी से पढ़ा। मुझे तो मेंटोर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे मिले सारे, तो उन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, बहुत एक्सपीरियंस वाले थे वो। तो अपना जो प्रोफेसर था तो वो इधर मास्टर इन जर्मन लिटरेचर किया हुआ था उसने, और फिर उसके बाद वो 12 साल इधर जर्मनी में रहा है, और उसने भी खुद ये हाउसबिल्डिंग किया हुआ था। फिर उसके बाद वो बिज़ी था, अपना वर्क परमिट लिया और फिर आगे इधर ही अपनी कैरियर कंटिन्यू की, और आजकल वो अपना एक इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहे हैं पाकिस्तान में। अभी तक वो इसी चीज़ में ही मसरूफ़ हैं। तो मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इम्पॉसिबल नहीं है, बंदा कर सकता है, कुछ अपनी मेहनत, कुछ मेंटोर की वजह से। तो वो अगर सही आपको गाइडलाइन दे तो बंदा कर लेता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो वही बेसिकली उनको खुद एक एक्सपीरियंस था, वो खुद वहाँ मौजूद थे, इसलिए उनको पता था कि जर्मन तरीके से पढ़ी जाती है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत से जर्मन इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत से लोगों ने खोले हुए हैं ना, तो वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। फिर जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं जिस तरह जर्मन बोलूँगा, तो वो बेस उनकी कमज़ोर रह जाती है, और फिर ग्रामेटिकली आप ये चीज़ फिर नहीं कर सकते। और आपने भी ये इधर एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जर्मन लोग बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, ये अपनी ज़ुबान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आपने इधर ये नोटिस किया होगा कि एक फॉरेनर हो के आप जर्मन बोलते हैं तो वो आपको नोटिस करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ इनकी गलत बोल दे तो वो आपको मुंह पे बता देते हैं आप क्या कर रहे हैं, या आपकी सही नहीं है, या कोर्स लो, मेंटरशिप लो। तो इस पे ज़रा बंदे को करनी चाहिए कि देखे मेरा मेंटोर किस तरह है, और अच्छी रिसर्च करके फिर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे। तो ये चीज़ पे मैं भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई कोर्सेज चूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस व्हाट वी आर हेल्पिंग आवर क्लाइंट्स, और जो जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम बेसिकली जो प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज या जितने भी लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, हमारी कोलैबोरेशन होती है या तो जर्मन यूनिवर्सिटीज से या जर्मन प्रोफेसर से, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे को एक प्रॉपर सेम एनवायरनमेंट मिले, जिसके बेसिस पे वो कल को जाकर कहीं भी कुछ भी कोर्सेज दे रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, कोई चीज़ वर्कफोर्स में ज्वाइन हो रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ बोल पाए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उन लोग से सीखे जिन्होंने ये चीज़ बनाई है, ना कि बेसिकली उन लोग से सीखे जो ऐसे ही सस्ते के नाम पर कुछ भी बोल के, कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कल को जाके आप एग्जाम ही ना क्लियर कर पाओ। क्योंकि इतना सब कर लिया है, हाउसबिल्डिंग की प्रिपरेशन के लिए भी आपको आराम से 1.5 से 2 साल देने पड़ जाते हैं लैंग्वेज मिला के। ये नहीं बोल रहा आप कुछ भी कर लो लैंग्वेज, तो कोई कोई तो ये भी बोलते हैं 6 महीने के कोर्स में सब हो जाएगा, 4 महीने में शॉर्ट कोर्स हो जाएगा, इंटेंसिव कोर्स हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर फ्लुएंट नहीं होंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आके जब आप इंटरव्यू पे बैठते हो और आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, किसी शेफ को, कोई कंपनी का बॉस है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली वो सब वेस्ट हो जाएगा। फिर अगेन आपको प्रोसेस वापस किसी और कंपनीज में ट्राई करना पड़ेगा, या जो नेक्स्ट इनटेक आएगा फिर ट्राई करना पड़ेगा। वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इससे अच्छा है हमेशा एक प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं कोलैबोरेशन में, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द कोर्सेज टिल C1। उसके साथ ही साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आती है, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोलैबोरेशन है उस स्टूडेंट के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देता है, ताकि वीजा प्रोसेस में आसानी हो बेसिकली। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूंगा, वीजा से मुझे याद आया कि वीजा भी एक ऐसा प्रोसेस है कि बच्चे सब कुछ करने के बाद में वीजा में अटक जाते हैं। अब हमारे इंडिया में वीजा प्रोसेस थोड़ा एज कंपेरेटिवली इजी है। वही चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जब क्लाइंट्स पाकिस्तान से आते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें ये फील होती है कि मेरा वीजा नहीं लग पाएगा, जितना भी सब कुछ हो जाए वीजे में मुझे दिक्कत आती है। तो आपने ये सब चीज कैसे टैकल की और वीजा का
सिचुएशन कैसे हैंडल किया, चाहे हम कॉन्सुलेट की बात करें या एम्बेसी की बात करें, तो आपने ये सब चीज़ कैसे की? बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिलती या बच्चों को उधर मसला होता है, तो ये ज़ाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करता है ये प्रॉब्लम। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा इसके लिए, वो तो ज़ाहिर सी बात है अथॉरिटीज़ की बात है, उनके पास इख्तियार है, वो जिसके साथ जो करें। तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो प्रॉपर रखनी है। जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ पाकिस्तान जर्मन कॉन्सुलेट जो उसके नाम से वेबसाइट है वो सब गूगल पे मेंशन है। तो अगर आप उनको नहीं तकाएंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में तो फिर वो आपको नहीं तकाते, वो ज़्यादा फिर नहीं करते हैं। मतलब 100 में से कह लें कि 70 to 80-85% तक चांस है कि आपका वीज़ा सिक्योर है। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है तो फिर 100 में से 40% आपका चांस है कि गिर जाता है आपका रेशो वीज़ा गेन करने का। तो वीज़े का मैं और भी बताता चलूँ, एक और पॉइंट ऐड करूँ, अगर बच्चों को हेल्प चाहिए तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, उनको प्रॉपर असेसमेंट दे सकता हूँ इस बारे में। अगर वो हमसे कांटेक्ट करें या आप भी हैं इधर तो आप भी उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं ना। इसमें काफ़ी सारे हमें एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह हम इस प्रोसेस से गुजरे सब कुछ हमने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया और गो थ्रू हुए सारे, तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह बना लिए। तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, जाके हम बच्चों को काफ़ी कुछ इस तरह के टिप्स गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं जिससे वो अपना वीज़ा इंशाल्लाह सिक्योरली स्कोर कर सकते हैं और जर्मनी में सक्सेसफुली इंटर हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि एंड प्रोसेस तो वीज़ा ही है, वीज़ा नहीं मिला तो आप फ्लाई क्या करोगे, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या करोगे जब वीज़ा ही नहीं। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी जितने मुझे आए थे, ये बेसिकली सारे मेन डाउट्स तो इससे कवर हो ही जाएंगे, जितनी बच्चों को दिक्कतें थी या जितनी क्वेरीज उनको थी, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा उनको स्ट्रेस फील होता ही है वीज़ा के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर करेंगे हम ज़रूर। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा क्या और क्या नए क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मुझे इस टॉपिक पे आता रहता है। अभी इनटेक भी आने वाली है हाउस-बिल्डिंग की अक्टूबर में और नवंबर में भी, और उसके बाद आती है अप्रैल में, फिर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पर बेसिकली अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर में हाउस-बिल्डिंग के इनटेक्स होते ही होते हैं। तो उसके लिए ही प्रिपरेशन जो भी चीज़ें, हर चीज़ वी आर रेडी टू हेल्प यू। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वी हैव इनाम विद अस आल्सो, जो आपको जब ज़रूरत पड़ी, कोई क्वेश्चन रहा, कुछ आपको फील हो रहा है कि क्या ये सही है क्या गलत है, गाइडेंस लेने के लिए हर चीज़ वी आर हियर फॉर यू। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हाउ टू कनेक्ट विद अस and how our counselors can assist you in all the queries. So until next video, thanks a lot Mr. Anam for the precious time that you gave to us today. You welcome any time. ठीक है, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में फिर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह डिस्कस करेंगे कि जिस फील्ड में हम जो बच्चे जाना चाहते हैं, मतलब गेस्ट्रोनॉमी है फॉर एग्जांपल वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो इधर फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते रहते हैं और आजकल बिजी हैं उन फील्ड्स के साथ। तो वक्तन फ़वक्तन जो भी हुआ, जो भी डाउट्स होंगे, तो इंशाल्लाह हम फुली, हमारी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तानी और हमारे इंडियन इंडो पाक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको गाइड करेंगे। एग्जैक्टली हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच।